बच्चों आज अपन क्या है जीन अभियांत्रिकी में एक टॉपिक है जीवाणुभोजी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है उसका अपन अध्ययन करेंगे। जीवाणुभोजी है वो किस तरह से क्या जीन अभियांत्रिकी में काम आता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जीवाणुभोजी है उसकी परिभाषा बताते हैं कि जीवाणुभोजी होता क्या है। जीवाणुभोजी का मतलब है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज है, इसको जीवाणुभोजी कहते हैं। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा याद करनी है कि जीवाणुभोजी कहते किसको है। तो वे विषाणु, ये एक्चुअल में जीवाणुभोजी नाम है, यानी जो जीवाणु को खाते हैं जीवाणुभोजी। तो वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, परिभाषा है वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं या जो जीवाणु को नष्ट करते हैं उन्हें कहते हैं जीवाणुभोजी। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें कहते हैं जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी एक्चुअल में क्या है, विषाणु है। क्या है? विषाणु है। ये वायरस है। क्या है? वायरस। ये चीज ध्यान रखनी, ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि जीवाणुभोजी क्या है। जीवाणु है, विषाणु है, तो आपको बताना विषाणु होते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट विशेषता बतानी है, इसके अंदर ये जीवाणुभोजी होता है। इस जीवाणुभोजी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लैम्डा है, M13 है, ये जीवाणुभोजी के उदाहरण हैं। तो अगला सवाल आता है कि जीवाणुभोजी के उदाहरण लिखो। लैम्डा और M13 क्या है? जीवाणुभोजी है। अब जीवाणुभोजी का उपयोग कब किया जाता है? जब 24 किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति करनी होती है, यानी जब 20 से 25 किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति करनी होती है, तब अपन क्या करते हैं? जीवाणुभोजी का उपयोग करते हैं। जीवाणुभोजी का सिर है, उस सिर के अंदर क्या होता है? डीएनए को पैक कर दिया जाता है। ये जीवाणुभोजी है, इसका ये सिर है। सिर में अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके सिर के केंद्रीय भाग के अंदर अनुवांशिक पदार्थ है इस तरह से, और इसके चारों तरफ ये प्रोटीन का आवरण है जिसको कहते हैं कैप्सिड। ये जीवाणुभोजी का चित्र है, ये जीवाणुभोजी का सिर है। इस सिर में ये प्रोटीन का आवरण है जिसको अपन कहते हैं कैप्सिड, और इसके बीचों बीच में ये क्या है? इसका अनुवांशिक पदार्थ है। इसके बीचों बीच में अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ की विशेषता है कि अनुवांशिक पदार्थ रेखीय होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ कैसा होगा? रेखीय होगा और सीधा होगा। कैसा होगा? रेखीय होगा, सीधा होगा और द्विरज्जुकी होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि इसका अनुवांशिक पदार्थ रेखीय, सीधा और द्विरज्जुकी होता है। अब अपन क्या करते हैं? ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इसका उपयोग कैसे करते हैं? इस जो ये डीएनए है, इस डीएनए को बाहर निकालते हैं। ये डीएनए है, इसको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं? सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से दो खंडों में काट देते हैं। ये इस तरह से इसको काट दिया, ये दो खंडों में डीएनए कट गया। दोनों खंडों को अपन कहते हैं कोष खंड। दोनों खंडों को कहा जाता है कोष खंड। डीएनए दो भागों में बंट जाता है, दोनों भागों को कहते हैं कोष खंड। तो सबसे पहले ये क्या किया? अनुवांशिक पदार्थ है उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते ये दो खंडों में कट गया, दोनों खंडों को कहते हैं कोष खंड। फिर आपको जो उपयोगी डीएनए है, ये मान लो क्या अनुवांशिक पदार्थ है, इसमें ये उपयोगी डीएनए है। इस उपयोगी डीएनए को इस कोष खंड के अंदर डाल देते हैं, जिसकी आपको प्रतिकृति करनी है। ये 24 किलो बेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्या बन गया? ये पुनर्योजित डीएनए बन गया है। ये पुनर्योजित डीएनए बन चुका है। ये क्या बन चुका है? पुनर्योजित डीएनए बन चुका है, यानी दो कोष खंडों के बीच में आपने उपयोगी डीएनए डाल दिया है। ये पुनर्योजित डीएनए या ये काइमेरिक डीएनए बन चुका है। अब अपन क्या करते हैं? इसको वापस क्या करते हैं? जीवाणुभोजी के सिर में डाल देते हैं। अब अपन ने क्या किया? जीवाणुभोजी लिया और इस जीवाणुभोजी के सिर के अंदर ये वापस स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब ये जीवाणुभोजी क्या करेगा? लयन चक्र द्वारा बहुत सारे नए जीवाणुभोजी बनाएगा और सबके अंदर ये उपयोगी डीएनए है, इसकी प्रतिकृति होगी। तो इस जीवाणुभोजी का उपयोग अपन क्या करेंगे? इस जीवाणुभोजी का उपयोग अपन जब 24 किलो बेस तक का डीएनए होता है तब करते हैं, यानी बड़ा थोड़ा अनुवांशिक पदार्थ होता है तब करते हैं।
तो आप देखोगे कि सबसे पहले इसका जीवाणु भोजी का सिर है, इस सिर में ये प्रोटीन का आवरण है, इसको कहते हैं कैप्सिड, और इसके बीचों बीच में अनुवांशिक पदार्थ है जिसको कहते हैं कोर। अब अपन क्या करते हैं, इस अनुवांशिक पदार्थ इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालकर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट देते हैं। ये डीएनए दो भागों में बढ़ जाता है, इन्हें कहते हैं कोष खंड। इन कोष खंडों के बीच में उपयोगी डीएनए डाल दिया जाता है जिसकी प्रतिकृति करनी होती है। इसको फिर इसके पश्चात इस जीवाणु भोजी में वापस स्थानांतरित करते हैं। जीवाणु भोजी लयन चक्र द्वारा बहुत अधिक संख्या में क्या करता है, जीवाणु बनाता है, जीवाणु भोजी बनाता है। इस प्रकार ये कोष खंड के बीच में उपयोगी डीएनए है, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पुनर्योजित डीएनए या काइमेरिक डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए क्या है, दो कोष खंडों के बीच में उपयोगी डीएनए है जिसकी प्रतिकृति करनी है, उस इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है काइमेरिक डीएनए या पुनर्योजित डीएनए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लैम्डा है, M13 है, उसमें से लैम्डा का उपयोग वाहक के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, अब ये लैम्डा और M13 है, इसमें से क्या करते हैं, लैम्डा का उपयोग किया जाता है वाहक के रूप में। वाहक के रूप में लैम्डा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा की विशेषता ये है कि इसमें डीएनए द्विरज्जुकी होता है और रेखीय होता है। डीएनए द्विरज्जुकी होगा, डीएनए इसमें द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, तो उसे विशेषता आपको बतानी है, लैम्डा होता है। इस लैम्डा की विशेषता है कि इसमें डीएनए द्विरज्जुकी के साथ ये ई कोलाई को संक्रमित करता है। जो ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई है, उस जीवाणु को ये संक्रमित करता है। और तीसरा आपको बताना है कि इसके सिर में जो डीएनए है उसको आसानी से पैक किया जा सकता है। सिर में डीएनए जो प्रवेश करवाया जाता है उसको आसानी से पैक किया जा सकता है। तो सवाल आता है बोर्ड के अंदर, परीक्षा के अंदर सवाल आता है कि लैम्डा है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए द्विरज्जुकी और रेखीय होता है। ई कोलाई जीवाणु को ये संक्रमित करता है और इसके सिर में डीएनए को आसानी से पैक किया जाता है। अब वाहक के रूप में प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी की तुलना करते हैं। प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी हैं, उनकी तुलना करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि आप वाहक के रूप में जीवाणु भोजी का उपयोग करोगे या प्लाज्मिड का। तो सबसे पहली विशेषता ये बतानी है कि प्लाज्मिड है वो 10 से 15 किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और जीवाणु भोजी हैं वो 20 से 25 किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति कर सकता है। तो जब बड़ा डीएनए होता है तब अपन क्या करते हैं, जीवाणु भोजी का उपयोग करते हैं। प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर क्या होते हैं, मार्कर जीन होते हैं। प्लाज्मिड के अंदर मार्कर जीन होते हैं जिसके कारण इनका चयन और गुणन है वो थोड़ा मुश्किल से होता है। इसके चयन और गुणन में समस्या आती है, यानी इनका चयन और गुणन आसानी से नहीं हो सकता है। जबकि इसका जीवाणु भोजी का चयन और गुणन आसानी से किया जा सकता है। चयन और गुणन इनका आसानी से किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा एक प्लाग क्षेत्र बनता है, उसकी पहचान आसानी से होती है। इनके द्वारा जो प्लाग क्षेत्र बनता है उसकी पहचान आसानी से होती है, इसलिए इसका चयन और गुणन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा आपको बताना है कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, प्रतिकृति जीवाणु प्रतिकृति कोशिका के जीवाणु कोशिका के अंदर करता है। प्रतिकृति जीवाणु कोशिका के अंदर करता है, क्या करेगा, प्रतिकृति जीवाणु कोशिका के अंदर करेगा और कम संख्या के अंदर क्या करेगा, कुछ नए डीएनए बनाएगा और ये अधिक संख्या के अंदर क्या करता है, डीएनए का निर्माण करता है। अधिक संख्या के अंदर डीएनए है उसका निर्माण करता है। तो इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है। तो दो छोटे छोटे सवाल बनते हैं आरबीसी बोर्ड के अंदर कि लैम्डा और M13 है, उसमें से लैम्डा जीवाणु भोजी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें डीएनए द्विरज्जुकी है, ई कोलाई जीवाणु के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ई कोलाई को ये संक्रमित करता है, इसके सिर में डीएनए को आसानी से पैक किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल आता है कि प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों में से आप किसका उपयोग करोगे। तो जब छोटा डीएनए है तो 10 से 15 किलो बेस तक का डीएनए तब अपन प्लाज्मिड का उपयोग करेंगे और जीवाणु भोजी में 20 से 25 किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति की क्षमता होती है। इसमें कुछ प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। इसका क्या होता है, चयन और गुणन होता है, उसमें समस्या आती है।
इसका चयन और गुणन आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसका चयन और गुणन आसानी से नहीं कर सकते हैं। और इसका क्या कर सकते हैं, इसका चयन और गुणन है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बनाता है, प्लाग क्षेत्र, जिसके अंदर इसकी संख्या अधिक से अधिक होने का पता चल जाता है। फिर इसकी प्रतिकृति जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करवा कर की जाती है और इसकी प्रतिकृति कम संख्या में बनती है, इसकी प्रतिकृति अधिक संख्या में बनती है, कई मिनटों के अंदर ये करोड़ों की संख्या में बन जाते हैं। अब मैं जीवाणु भोजी उसके द्वारा कैसे जनन होता है वो समझाएंगे अपन को। अब जीवाणु भोजी है उसका आपको बताते हैं कि ये जीवाणु भोजी किस तरह से लयन चक्र द्वारा कुछ ही सेकंड के अंदर करोड़ों की संख्या में प्रतिकृति बनाता है। ये इसमें क्या है, कुछ तंतु है, ये इसमें कुछ तंतु है, ये इसका सिर है, सिर बना हुआ है प्रोटीन का जिसको कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है जिसको कहते हैं प्रोटीन का बना हुआ। अब ये क्या करता है, सबसे पहले अपन इसके सिर में से अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ है, इसको बाहर निकाल दिया। इस अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकालने के बाद सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी सहायता से इसको काट दिया जाता है। ये दो खंडों में बढ़ जाता है, दोनों खंडों को कहते हैं कॉस खंड, ठीक है। दोनों खंडों को कहते हैं कॉस खंड। फिर उसके बाद अपने पास भी उपयोगी डीएनए है, इस उपयोगी डीएनए था, इस उपयोगी डीएनए में से भी क्या करते हैं, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से ये खंड काट देते हैं। फिर इन कॉस खंड और ये उपयोगी डीएनए है, इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम है उसकी सहायता से जोड़ देते हैं। ये किसी का अनुवांशिक पदार्थ है, इस अनुवांशिक पदार्थ के अंदर उपयोगी क्या है, डीएनए था, उसको बाहर निकाल दिया। फिर अपन इस तरह से इसको जोड़ देते हैं, ये बन गया कॉस खंड और ये उपयोगी डीएनए, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, ये बन गया पुनर्योजित डीएनए, पुनर्योजित डीएनए बन गया। अब इस पुनर्योजित डीएनए या काइमेरिक डीएनए है, इसमें ये क्या है, कॉस खंड है, क्या है, कॉस खंड है। ये क्या है, ये कॉस खंड है और ये क्या है, उपयोगी डीएनए है, क्या है, उपयोगी डीएनए है। अब इस उपयोगी डीएनए की जिसकी प्रतिकृति करनी है उसको जीवाणु भोजी के सिर में वापस डाल दिया। ये जीवाणु भोजी के सिर में वापस डाल दिया। इसके सिर में ज़्यादा लंबा डीएनए नहीं डाला जाता है, ये पैक होने में समस्या होती है। फिर उसके बाद ये जीवाणु भोजी क्या करता है, इस जीवाणु को संक्रमित करता है। ये ई कोली जीवाणु है, इस जीवाणु को ये संक्रमित करता है। इसके द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है और इसकी कोशिका भित्ति गल जाती है और इसका ये अनुवांशिक पदार्थ है वो इसके अंदर आ जाता है। ये अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर आ गया। इसने क्या किया, ये अपने जो कुछ तंतु हैं, जो टेल फिलामेंट है, उससे इसमें जुड़ गया। जुड़ने के बाद इसने लाइसोजाइम एंजाइम निकाला, ये कोशिका भित्ति गल गई। फिर उसके बाद ये जो जीवाणु का अनुवांशिक, जीवाणु भोजी का अनुवांशिक पदार्थ है वो इसमें आ गया। ये इसका प्लाज्मिड है और ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है जीवाणु का। अब ये क्या करता है, इसका नियंत्रण करता है अनुवांशिक पदार्थ का और इसको कहता है मेरी प्रतिकृति करो। तो कुछ समय के अंदर क्या होता है, करोड़ों की संख्या के अंदर ऐसे ये जीवाणु भोजी के अनुवांशिक पदार्थ बन जाते हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर इसके अंदर करोड़ों की संख्या में ये जीवाणु भोजी के ऐसे अनुवांशिक पदार्थ बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये कोशिका भित्ति गल जाती हैं, ये कोशिका भित्ति क्या होती हैं, गल जाती हैं और ये इस तरह से अनुवांशिक पदार्थ मुक्त हो जाते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ मुक्त हो जाते हैं, ये अनुवांशिक पदार्थ मुक्त हो गए। इन सब के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन जाता है, इन सब के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन जाता है। तो इस तरह ये एक जीवाणु भोजी था और इसकी बहुत सारी कॉपी बन गई, बहुत सारे ऐसे जीवाणु भोजी बन गए हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, जनन करता है। इसको कहते हैं लयन चक्र, इसको क्या कहते हैं, लयन चक्र। तो एक जीवाणु भोजी था, कितना, एक था। अब ऐसे बहुत सारे बन गए, क्या हो गए, ऐसे बहुत सारे बन गए हैं। तो ये करोड़ों की संख्या में इस तरह क्या होते हैं, जीवाणु भोजी बन जाते हैं। पहले बनता है इनका अनुवांशिक पदार्थ बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये नए नए जीवाणु भोजी प्रोटीन आवरण बनने के कारण बन जाते हैं। तो अपने पास में क्या था, ये एक डीएनए था, अपने पास में एक डीएनए था। आप इस एक डीएनए था, इस एक डीएनए की बहुत सारी कॉपी बन गई है, इस एक डीएनए की बहुत सारी क्या बन गई है, कॉपी बन गई है।
तो इस तरह से क्या हुआ है कि अपन कुछ ही सेकंड के अंदर करोड़ों की संख्या में क्या कर सकते हैं, नए जीवाणु भोजी बनाते हैं। ये नए जीवाणु भोजी कौन से चक्र से बनते हैं, ये लयन चक्र से बनते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु भोजी किसको संक्रमित कर रहा है, जीवाणु को। तो वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं कि जीवाणु भोजी एक अच्छा वाहक क्यों है, जीवाणु भोजी हैं वो लैम्डा, जीवाणु भोजी के उदाहरण लिखो, जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड की तुलना करो, जीवाणु भोजी वो किस तरह से लयन चक्र द्वारा नए जीवाणु भोजी का निर्माण करता है। ये अपने छोटे छोटे सवाल याद रखने हैं। तंबाकू के अंदर जैसे क्रिएट का रोग है, वो जीवाणु भोजी द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जीवाणु भोजी हैं वो किस तरह से काम करेगा।